घटना चक्र प्रकाशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से मैं नवीन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी लोग? आज हम लोग जीएस पॉइंटर को कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसे लास्ट सेशन 2 सेशन आप लोगों ने अटेंड किए, उसी के आगे श्रृंखला को कंटिन्यू करते हैं, जहां पे हम लोग सामान्य भूगोल के अंतर्गत बात कर रहे हैं। चाहे आप लोग विश्व भूगोल के बारे में बात करें, देखिए भूगोल के अंतर्गत 2 ही सेगमेंट आप लोगों को पढ़ने होते हैं, विश्व भूगोल और इसी के अंतर्गत है आपका भारत का भूगोल। ठीक है जी, भारत का भूगोल। तो अभी हम लोगों ने विश्व भूगोल को पिक किया हुआ है और यहाँ से जो जो प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ लास्ट के 2 सेशन आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल रहे होंगे। इसी क्रम में श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। आइए देखिए, कर्क और मकर रेखा, यानी इससे पहले जो हम लोगों ने बात करी थी, हम 3 सेगमेंट पे ऑलरेडी बात कर चुके थे। अब ये चौथा सेगमेंट रहेगा कर्क और मकर रेखा के संदर्भ में। इसमें क्या क्या चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जैसे ये आपका ग्लोब है ना, ये आपका ग्लोब है और ये आपका 0 डिग्री, जिसको हम लोग भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको हम लोग इक्वेटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्वेटर। इसको हम लोग इक्वेटर रेखा के नाम से भी जानते हैं, इसको हम लोग विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं। यानी ये सभी नाम इसी अक्षांश रेखा के हैं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा, विषुवत रेखा या अक्षांश रेखा के नाम से जानते हैं। ठीक है जी, इस पॉइंट के ऊपर हम लोग बात किए हुए थे। अब जैसे ही हम लोग 0 डिग्री से उत्तर की तरफ मूव करते हैं, 1 2 3 4 करते करते आप जब 23.5 डिग्री रेखा पर पहुंचते हैं, 23.5 डिग्री रेखा पर पहुंचते हैं, तो इसको बोलते हैं कर्क रेखा। इसको बोलते हैं कर्क रेखा। और ये जब आप उत्तर की तरफ जा रहे हैं, ठीक उसी तरीके से जब आप नीचे दक्षिण की तरफ आइएगा तो 23.5 डिग्री जब आप नीचे आ जाते हैं तो इसको बोलते हैं मकर रेखा। इसको क्या बोलते हैं? मकर रेखा। ठीक है, अब यहाँ से किस किस तरीके के प्रश्न होते हैं जरा वो समझिए। कि जैसे आप लोग जानते हैं कि भारत की अवस्थिति कुछ लगभग यहाँ पे इस तरीके से है ना, कुछ इस तरीके से भारत की अवस्थिति है। तो पहला प्रश्न तो यहाँ पे ये निकलता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से जाती है? पहला सिंपल सा प्रश्न, ये तो हम लोग भारत के भूगोल के अंतर्गत भी जान रहे होंगे। अच्छा, दूसरा प्रश्न क्या बनता है कि अब इसी कर्क रेखा पे अन्य देश भी अवस्थित हैं। अन्य आप देखेंगे यहाँ पे अन्य जो महाद्वीप हैं, महाद्वीप के अंतर्गत जो देश हैं वो भी अवस्थित हैं। तो उनके क्रम भी पूछ लिए जाते हैं कि भाई कौन सा देश है, कौन सी सीक्वेंस है जो कर्क रेखा के समीप पड़ता है या कर्क रेखा से होके गुजर रहा है, यानी कौन सा देश से कर्क रेखा होके गुजरी, इस तरीके का प्रश्न। उसके बाद आपका सेम यही मकर रेखा के संदर्भ में आ जाता है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, है ना, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बिल्कुल मध्य से होके जाती है मकर रेखा। ठीक है, उसी तरीके से जो अन्य देश यहाँ बनते हैं, अब जैसे आप देखेंगे यहाँ पे साउथ अमेरिका, और इधर देखेंगे आप लोग ये अफ्रीका, पूरा यहाँ से यहाँ तक काउंट हो रहा है, अफ्रीका हो गया। ठीक है, तो इस तरीके के जो महाद्वीप हैं उनके अंतर्गत कर्क और मकर रेखा ये किन किन देशों से होकर गुजरती है, इस तरीके के प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलते हैं। स्पष्ट हुआ यहाँ तक? अब जरा यहाँ पे एक चीज समझिए, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ये आपने 23.5 डिग्री उत्तर की तरफ, 23.5 डिग्री दक्षिण की तरफ, तो ये 2 पॉइंट देखे, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। अच्छा, अब देखिए पहला पॉइंट आपके सामने क्या है कि मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का उगतांश होता है। मकर संक्रांति यानी जो मकर रेखा वाला मामला रहा, जब मकर संक्रांति का समय रहता है तो उस समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का उगतांश होता है। मकर संक्रांति के संदर्भ में बात हो रही, तो 43 डिग्री यहाँ पे आपका उगतांश रहेगा। ये पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखें। अगला देखें, अब देखिए बिल्कुल सेम वही प्रश्न, कर्क रेखा गुजरती है। अभी जो आप लोगों ने देखा कि ये जो कर्क रेखा थी 23.5 डिग्री की कर्क रेखा, 23.5 डिग्री की कर्क रेखा, अब ये कितने देशों से होके जाती है, बिल्कुल आपको कंटेस्ट हो जाए। ये जो यहाँ पे आप देश देख पा रहे हैं ये आपके पश्चिम से पूर्व की तरफ है। फिर जैसा प्रश्न रहे, या पूर्व से पश्चिम लगाइए, पश्चिम से पूर्व, आप उस तरीके से इसको हिट करेंगे। जैसे हवाई द्वीप यूएसए में पड़ता है, यहाँ पे हवाई द्वीप पड़ता है, मैक्सिको, है ना। अगर मैं एक रफली डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो ये कुछ नॉर्थ अमेरिका का है, तो यहाँ पे मैक्सिको सिटी है, तो मैक्सिको से कर्क रेखा होकर जा रही है। फिर यहाँ पे देखेंगे बहामास, फिर पश्चिमी सहारा, यानी अब आप अफ्रीका महाद्वीप में एंटर हो गए, पश्चिमी सहारा। उसके बाद माली, मॉरिटेनिया, नाइजर, अल्जीरिया, चाड, लीबिया, है ना, ये सब किसके क्षेत्र हो गए? अफ्रीका महाद्वीप के हो गए। फिर उसके बाद आप देखेंगे सऊदी अरब, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, ये आपका कहाँ पे हो जाएगा? जैसे आप भारत की तरफ मूव करेंगे तो यहाँ पे ये जो मध्य एशिया वाला रीजन है यहाँ पे आ जाता है। फिर उसके बाद भारत से होके जा रही है, ये आप जानते ही हैं। फिर बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ओमान और ताइवान।
तो इतने देशों से ये कर्क रेखा होकर गुजर रही है। अब आप लोग इसको याद कैसे करेंगे, जो एक आप आउटलाइन मैप ले लीजिए। इसके लिए आप एक आउटलाइन, देखिए याद तो करना पड़ेगा, बिना इसके सोल्यूशन नहीं है। एक आउटलाइन मैप ले लीजिए जिसमें वर्ल्ड मैप भी वर्णित होगा, तो वहां पे कर्क रेखा को आप हाईलाइट कर दीजिए, कर्क रेखा को हाईलाइट कर दीजिए। और फिर एक एक देश के संदर्भ में बात करेंगे, एक एक महाद्वीप के संदर्भ में बात करेंगे। जैसे आपने देखा हवाई द्वीप, मैक्सिको, बहामास, तो ये आपके कहाँ पड़ते हैं, ये आपके कहीं ना कहीं आप देखेंगे उत्तर अमेरिका महाद्वीप में, ठीक है। जैसे आप लोग मूव होते हैं तो पश्चिमी सहारा, ठीक है, तो पश्चिमी सहारा कहाँ पड़ गया, अफ्रीका महाद्वीप में। तो यानी आप देखेंगे कि यहाँ तक लीबिया तक के जो क्षेत्र हैं ये आपके अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत आ जाते हैं। फिर जैसे आप लोग आगे बढ़ेंगे मध्य एशिया, तो इस तरीके से यू गाइस कैन मेंशन, ताकि आप लोग उसको याद रख पाए, ठीक है जी। उसको हाईलाइट करेंगे हाईलाइटर से, ताकि बार बार आप उसको देखते रहें। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब अगला देखिए, मकर रेखा गुजरती है। अभी हम लोगों ने बात करी, अभी आप लोगों ने देखा 0 डिग्री भूमध्य रेखा और 23.5 डिग्री कर्क रेखा और 23.5 डिग्री आपकी मकर रेखा। तो अब आपसे पूछा जा रहा है ये कहाँ से होकर गुजर रही है, तो ब्राजील है ना। अब आप देखेंगे यहाँ पे आप देखेंगे इस तरीके से दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, तो ब्राजील से होके जा रही है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से होके जा रही है। ऑस्ट्रेलिया मैंने अभी आपको बताया कि बिल्कुल मध्य से होकर गुजरती है। पराग्वे, मेडागास्कर, अर्जेंटीना, है ना, ये सब कहीं ना कहीं इसी के अंतर्गत रीजन है, साउथ अमेरिका के अंतर्गत। फिर मोजाम्बिक देखेंगे, अफ्रीका महाद्वीप में है। चिली, ये आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में हो गया। दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप। फ्रेंच हो गया। उसके बाद आपका पोलिनेशिया, जो कि फ्रांस, और टोंगा, बोत्सवाना, नामीबिया। यानी ये वो सारे रीजन हैं जो आपके कहीं ना कहीं आप देखेंगे मकर रेखा इनके क्षेत्र से होकर गुजरती है, ठीक है। सेम वही कार्य आपको इसमें भी करना है। आउटलाइन मैप लीजिए और उसमें उसको हाईलाइट कर लीजिए कहाँ से ये किस लोकेशन से होके जा रही है। उसके बाद बात करें कि जब सूर्य, अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत चमकती हैं, यानी अब ये सूर्य, अब जैसे मान लीजिए सूर्य ये है और यहाँ पे इस पे लंबवत चमक रही है, यानी इसका डायमेंशन हल्का सा चेंज हुआ है, तब उस सिचुएशन में होगा क्या। अब यहाँ समझिए, उत्तर पश्चिम भारत में उच्च वायुदाब विकसित होना शुरू हो जाएगा। उच्च वायुदाब यानी हाई एयर प्रेशर यहाँ पे बनना शुरू हो जाता है। तो ये इस पॉइंट का मतलब आप यहाँ पे ये समझें। अब देखिए, अब दिन और रात का क्या मामला है। पहले सेशन में हम लोगों ने एक सामान्य अवधारणा के संदर्भ में बात करी थी, तो उसी में अब आपको थोड़ा डिटेल में समझना है। दिन और रात यानी पृथ्वी की गति के संदर्भ में सत्य है, तो हम अभी यहाँ समझे, फिर जैसा विकल्प होगा उसके अनुसार भी आप लोग अपना आंसर हिट कर रहे होंगे। यानी पृथ्वी के अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व घूर्णन करने के कारण धरती पर दिन और रात घटित होते हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये पृथ्वी है तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर मूव होती है, ध्यान रखेंगे, ठीक है जी। पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करने के कारण ही यहाँ पे दिन और रात का कंसेप्ट सामने आ जाता है। फिर वही देखिए दूसरा पॉइंट, पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के कारण धरती पर मौसम परिवर्तन होता है। यानी जब जो पृथ्वी अपने अक्ष पे परिभ्रमण कर रही है उसके कारण तो दिन और रात हो रहा है। यानी जो अपने अक्ष पे घूम रही है इसके कारण क्या हो रहा है, दिन और रात हो रहा है। और यही पृथ्वी जब सूर्य के चक्कर लगा रही है, तो यहाँ पे ध्यान रखें, जिससे मौसम परिवर्तन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज देखने को मिलता है, ठीक है जी। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखें इसमें, विषुव या इक्विनॉक्स वर्ष के 2 काल जब दिन और रात बराबर होते हैं, तो वो कौन सा डेट है, 20 और 21 मार्च और 22 और 23 सितंबर। यहाँ पे वो टाइम होगा, ये वो दिन, वो समय होगा जब दिन और रात आपके बराबर देखने को मिलेंगे। उसके बाद वर्ष भर रात और दिन बराबर होते हैं। वर्ष भर कहाँ होंगे बेटा, भूमध्य रेखा पर होंगे, ध्यान रखना है। अभी मैंने आपको बताया कि जो भूमध्य रेखा है 0 डिग्री, इस पे सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती ही हैं पूरे वर्ष। देखिए अब सूर्य का प्रकाश ही आ रहा है, तो अब आप देखेंगे कि यहाँ तो लंबवत पड़ रहा है, इस वाले रीजन में तो लंबवत पड़ रहा है, जिसके चलते रात और दिन बराबर होंगे ही होंगे, ठीक है। अच्छा, दिन भर धूप पड़ेगी, जाहिर सी बात है, फिर वाष्पीकरण भी होगा और बारिश भी होगी, तो सदाबहार मौसम देखने को मिलेगा आपको भूमध्य रेखा पे। ये पॉइंट यहाँ ध्यान रखें, ठीक है। अब उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होगा। कहाँ पे होगा, विषुवत रेखा पे होगा। 12 घंटे का दिन होगा, कब होगा, कर्क संक्रांति के समय, उत्तरी गोलार्ध। अब देखिए उत्तरी गोलार्ध जो नहीं जान रहे जरा समझें कि अगर ये 0 डिग्री आपका विषुवत भूमध्य रेखा इक्वेटर लाइन है ना, तो इसके ऊपर का जो गोला है, ये आधा गोला जो ऊपर देख पा रहे हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध।
किस नाम से जान रहे हैं? उत्तरी गोलार्ध नाम से जान रहे हैं। और जो नीचे वाला स्फीयर, हाफ स्फीयर देख पा रहे हैं, सेमी स्फीयर देख पा रहे हैं, इसको हम लोग किस नाम से जान रहे हैं? दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध के नाम से हम इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। वहीं पे देखिए उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध की बात हो रही है, वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है 21 और 22 दिसंबर। यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे 21-22 दिसंबर। अभी आपसे पूछा गया था विषु या इक्विनॉक्स में 2 वर्ष के 2 काल हैं जब दिन और रात बराबर होंगे, तो वो आपका 20 और 21 मार्च है, और यहाँ पे 21 और 22 दिसंबर है। ये डेट यहाँ पे कंटेस्ट रखें। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखें। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे बड़ा दिन होता है 20 और 21 जून का। आपने सुना है 21 जून को मनाया जाता है योगा दिवस, तो क्यों? कहना कि उसके पीछे का कारण यही है, सबसे बड़ा दिन है, आराम से व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहे। कुछ इस तरीके से आप लोग याद भी रख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 और 22 दिसंबर का होता है, अभी हम लोगों ने बात करी। फिर ग्रीष्म अयनांत प्रतिवर्ष होता है यही सेम डेट, इसका मतलब वही है कि सबसे बड़ा दिन है ना, ग्रीष्म अयनांत प्रतिवर्ष होता है, यानी हर वर्ष उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे बड़ा दिन कब होगा? 20 और 21 जून को। क्लियर है जी। उसके बाद देखें, वह तिथि जिसमें दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी बनेगी, वो डेट है 21 जून की ही, क्योंकि दिन पूरा बड़ा दिन रहेगा, तो वहां पे परछाई जो है, आपकी परछाई है, वो सबसे छोटी देखने को प्रतीत होगी। अब देखिए इसी के ऊपर एक प्रश्न और, जून की 21वीं तारीख को सूर्य होता कहां पे है? उत्तरी ध्रुव वृत्त पर क्षितिज के नीचे नहीं डूबता है, जब 21 जून वाला तारीख सामने आता है, ठीक है। अब देखिए, अब नेक्स्ट पॉइंट 6 पॉइंट की बात करने चल रहे हैं हम लोग, पृथ्वी की उत्पत्ति और इसका भूगर्भिक इतिहास। पृथ्वी की उत्पत्ति और इसका भूगर्भिक इतिहास। अब यहां से आपको क्या क्या प्रश्न मिल सकते हैं, जरा वो समझिए कि आखिरकार पृथ्वी की उत्पत्ति हो कैसे रही है। क्या कोई प्लेट टेक्टोनिक्स, जिसको बोला जा रहा है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, यानी क्या उसके माध्यम से कोई चीजें सामने आई? तो ये कई सारे सिद्धांत हैं जो आपको समझने होंगे, लेकिन यहाँ कुछ फैक्चुअल पॉइंट हैं जिनके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। वह विद्वान जिसने सुझाव दिया कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूल कणों से हुई है, तो नाम ध्यान रखेंगे ओ स्मिड। और हमने लास्ट लेक्चर में बात करी थी कि अगर सूर्य से दूरी के आधार पर हम ग्रहों का अध्ययन करें, तो आपने देखा बुध है ना, उसके बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, उसके बाद शनि, फिर अरुण, वरुण, ये क्रम हम लोगों ने जो देखा था। और शुरुआत के 4 मैंने आपको बताए थे पार्थिव ग्रह हैं जो चट्टान से बने हुए हैं, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं कॉन्ट्रडिक्शन सामने आ रहा है, जहाँ पे बोला जा रहा है कि पृथ्वी की उत्पत्ति जो है गैसों और धूल के कणों से हुई है। तो ये आपको ध्यान रखना है, किसने बोला है? ओ स्मिड, ठीक है। उसके बाद देखिए, पृथ्वी की आयु निर्धारित करने के लिए जिस विधि का प्रयोग करते हैं उसे क्या बोलते हैं? यूरेनियम डेटिंग। आप इतिहास विषय में भी पढ़ते हैं कि जैसे आपने पढ़ा होगा कार्बन डेटिंग C14 है ना, तो यूरेनियम डेटिंग यानी पृथ्वी की आयु का पता लगा सकते हैं। और जो कार्बन डेटिंग उसमें जीवाश्म की आयु का हम पता लगा सकते हैं। मैंने क्या बोला? कार्बन डेटिंग मेंशन कर लेंगे, कार्बन डेटिंग, और इसको कार्बन डेटिंग C14, इससे हम लोग क्या पता लगा सकते हैं? जीवाश्म की आयु का पता, जीवाश्म की आयु का हम लोग पता लगा लेते हैं इस विधि से, और यूरेनियम डेटिंग की विधि से हम पृथ्वी की आयु का पता लगा लेते हैं, ठीक है जी। एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं आपको, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि अगर हमें किसी पेड़ की आयु पता करनी है तो हम किस विधि से प्रयोग करेंगे, है ना, किस विधि का प्रयोग करके पेड़ की आयु पता लगा लेंगे कि किसी वृक्ष की आयु क्या हो सकती है। छोटा सा होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आइए अगला देखिए, महान हिमयुग का संबंध है प्लिस्टोसीन युग से, है ना, प्लिस्टोसीन युग से महान युग का संबंध है। यहाँ पे पॉइंट ध्यान रख सकते हैं। अगला देखिए, वह काल जिसको प्राय लघु हिमकाल माना जाता है, और वो ईयर याद रखना है 1300 से लेकर 1870 ईस्वी तक का जो काल रहा उसे लघु हिमकाल कहा गया, ठीक है। उसके बाद डायनासोर का काल, जिसको जुरासिक काल के नाम से जानते हैं, और ये 20.8 करोड़ वर्ष पूर्व आरंभ हुआ और 14.4 करोड़ वर्ष पूर्व ये समाप्त हो गया, है ना। ये पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखें, जुरासिक कल्प जिसको बोला जा रहा है, जहाँ पे डायनासोर कहीं ना कहीं अस्तित्व में रहे और फाइनली वो आरंभ हुआ और समाप्त भी हुआ, ठीक है। अच्छा, महाद्वीपों के अलग होने का कारण क्या है? विवर्तनिकीय क्रिया है, प्लेट टेक्टोनिक्स है। विवर्तनिकीय क्रिया में क्या होता है? देखिए, तनाव बल काम करता है, तनाव मूलक बल। ये दो, जैसे मान लीजिए पृथ्वी सटी हुई थी,
तो एक बल तो ऐसे काम किया जो अपोजिट रहा, एक दूसरे की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में खिंचाव रहा, कुछ ऐसा भी रहा कि ये समानांतर भी चले, कुछ ऐसा भी रहा कि ये समानांतर भी इसमें खिसकाव रहा, और कुछ ऐसा भी रहा जहां पे दोनों एक तरफ मूवमेंट देखने को मिला, है ना, दोनों का मूवमेंट एक तरफ देखने को मिला। इसके चलते कहीं ना कहीं आपने देखा महासागरों की उत्पत्ति हो रही है, और प्लेट जो महाद्वीपों का जो अलग होने का कारण है वो यही है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, यानी विवर्तनिकी प्रक्रिया आप लोग यहाँ पे ध्यान रखें। अच्छा, अब देखें, भारत जो है प्राचीन सुपर महाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग था। इसमें वर्तमान समय का भूभाग शामिल है, वर्तमान समय का भूभाग शामिल है। अब देखिए जरा इसके बारे में, आपके सामने एक पॉइंट आया गोंडवाना लैंड, है ना। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, ये आपकी पहले पृथ्वी कुछ इस तरीके से थी, है ना। इसमें जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको कहा जाता था अंगारा लैंड, क्या बोलते थे, अंगारा लैंड, और जो नीचे वाला हिस्सा है इसको बोलते थे गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड, ठीक है जी। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा भाई भारत तो उत्तरी गोलार्ध में है, लेकिन यहाँ तो बोला जा रहा है कि भारत प्राचीन सुपर महाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग था, तो ये बिल्कुल सत्य है। भारत की अवस्थिति कहीं ना कहीं यहाँ पे थी इस तरीके से, ठीक है, लेकिन प्लेट विवर्तनिकी क्रिया होने के कारण इसका खिसकाव उत्तर दिशा में हो गया। तो अब भारत कहाँ है, अब उत्तरी गोलार्ध में, लेकिन है तो गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा, ठीक है जी। उसके बाद बात करें तो इसके साथ, यानी भारतीय उपमहाद्वीप तो लगे हुए हैं, इसके साथ इधर ऑस्ट्रेलिया भी लगा हुआ था, ठीक है जी। इसके साथ इधर मेडागास्कर भी लगा हुआ है, मेडागास्कर भी लगा हुआ है, और इसके साथ अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया के साथ ही न्यूजीलैंड है, इसके साथ न्यूजीलैंड भी लगा हुआ था, यहाँ पे पॉइंट ध्यान रखें। और दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका ये सब कहीं ना कहीं इसके साथ लगे हुए थे, और जब प्लेट विवर्तन की क्रिया हुई तो ये सब अलग हो गए। उम्मीद कर रहा हूँ इस पॉइंट को समझ पाए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके ऊपर कैसा भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। अब देखिए, भारत जो है प्राचीन सुपर महाद्वीप गोंडवाना लैंड का एक भाग था, इससे क्लियर हो गया आपको, ठीक है। अब उसमें क्या बोल रहा है, इसमें वर्तमान समय का जो भूभाग शामिल है वो कौन सा है, एक तो भारतीय उपमहाद्वीप है, भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत बांग्लादेश है आपका, म्यांमार है ना, पाकिस्तान है, ये सारे रीजन ये सब भारतीय महाद्वीप उपमहाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। फिर उसके बाद मेडागास्कर आपने देखा जो अफ्रीका महाद्वीप में चला गया है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, ये सब, ऑस्ट्रेलिया 2 बार लिख गया है, एक ही बार है, तो ये कहीं ना कहीं इसी के अंतर्गत लगे हुए थे। अगर आप लोग वर्ल्ड मैप को देखें तो जैसे आपने पजल वाला गेम छोटे बच्चे जैसे खेलते हैं कि सबको मिलाना होता है जिगजैग मोड में, तो आप देख पाएंगे कि अगर ये आपका अगर अफ्रीका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है तो इसकी शेप कुछ अफ्रीका महाद्वीप की शेप कुछ ऐसे दिखेगी, अफ्रीका महाद्वीप की शेप कुछ ऐसे दिखेगी, यानी अगर मैं इसको जोड़ने का प्रयास करूं तो जुड़ सकते हैं, मतलब कुछ ऐसा प्रतीत होगा, है ना। तो इसका मतलब कि प्लेट विवर्तनिकी होने के कारण ये अलग हो गए एक दूसरे से, समझ पा रहे हैं। इसके साथ ये भी लगा हुआ है मेडागास्कर, जो अब इससे थोड़ा सा दूर हो गया, मेडागास्कर कुछ यहाँ देख पाएंगे आप लोग, देखिए अपने उसमें मैप में मेडागास्कर, है ना। उसके बाद आपने देखा अब भारतीय उपमहाद्वीप के साथ तो लगा ही हुआ रीजन, इस तरफ पूर्वी तरफ बात करें तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला पॉइंट देखिए, पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड था जिसे कहते थे, जिसे क्या कहते थे, पेंजिया, जिसे क्या बोलते थे, पेंजिया। पृथ्वी पर मूलतः, अब देखिए वापस आइए एक बार, वापस आइए एक बार, देखिए जो अभी हम लोगों ने मैप यहाँ पे ड्रॉ किया, ये वाला एक था अंगारा लैंड और एक था आपका गोंडवाना लैंड, इसको संयुक्त रूप से बोलते थे हम लोग पेंजिया, इसको संयुक्त रूप से हम लोग क्या बोलते थे, पेंजिया बोलते थे। ये पॉइंट यहाँ ध्यान रखें, पेंजिया, ठीक है जी, संयुक्त रूप से क्या बोला जाता था, पेंजिया बोला जाता था, ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। और वही पॉइंट आपके सामने आया है। अब देखिए महाद्वीपों में से गोंडवाना लैंड का भाग नहीं है, तो ऑप्शन के अनुसार हम लोग हिट कर लेंगे अपना जैसा विकल्प होगा। भाई उत्तरी अमेरिका नहीं, हमने नहीं पढ़ा, नहीं है, एशिया वाला रीजन नहीं है, यूरोप वाला नहीं है, और ग्रीनलैंड, ये तो सब आप मैप पे देखेंगे अलग लोकेशन पे चले जाते हैं, ठीक है। तो ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है, बस गोंडवाना लैंड याद रखें, बाकी जैसे जो भी रीजन बच जाता है वो फिर अंगारा लैंड का हिस्सा है, ठीक है। आइए, पृथ्वी पर जीवन के प्रादुर्भाव के प्रथम जीवाश्मी साक्ष्य का काल माना गया है, किसको, लगभग 3.5 बिलियन वर्ष पूर्व को माना गया है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखेंगे, वे घटनाएं जिसने जीवों के विकास को प्रभावित किया होगा, कौन सी घटनाएं हैं जिन्होंने मानव के, यानी जो भी जीव हैं उनके विकास को प्रभावित किया, तो अब ध्यान रखेंगे महाद्वीपीय विस्थापन और हिमानी चक्र, हिमानी चक्र यानी महाद्वीपीय विस्थापन और हिमानी चक्र,
जो महाद्वीपों का विस्थापन हुआ प्लेट विवर्तन की सिद्धांत के जरिए जो दिया गया, उसके जरिए बताया गया कि कैसे महाद्वीपों का विस्थापन हो रहा है, और एक कालखंड ऐसा आया जहाँ पे हिम युग कहा जा रहा है, उसके चलते भी कहीं ना कहीं ये प्रभावित हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखिए वलन क्रिया परिणाम है, वलन क्रिया परिणाम है पर्वत निर्माणकारी बल की, वलन क्रिया। अब जरा यहाँ पे समझिए एक चीज कि जैसे मान लीजिए ये दो खंड हैं, है ना, ये दो खंड हैं, और ये जब एक दूसरे की तरफ प्रेशर से मिलेंगे, अब जैसे दोनों एक दूसरे की तरफ मिल रहे हैं तो इतना प्रेशर है कि ये धीरे धीरे ये शेप लेते चले जाएंगे। तो वलन, वलय मतलब वलन की प्रक्रिया मतलब एक फोल्ड माउंटेन्स के रूप में सामने आ जाएगा, है ना। तो कुछ इस तरीके की शेप निकल के आएगी और इसको बोलते हैं, एक तो बोलते हैं फोल्ड माउंटेन, फोल्ड माउंटेन, ठीक है जी, फोल्ड माउंटेन। इसको हिंदी में बोलते हैं नवीन वलित पर्वत, ध्यान रखेंगे क्या बोलते हैं, नवीन वलित पर्वत, नवीन वलित पर्वत। एक सिचुएशन बेटा ये बनेगा, दूसरा सिचुएशन क्या बनता है कि जैसे मान लीजिए ये लैंड फॉर्म है, इसको थोड़ा सा ऐसे बनाते हैं, जैसे मान लीजिए ये लैंड फॉर्म था, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जमीन नीचे धंस जाएगी, ये नीचे धंस गई, यानी ये शेप बन के आ गई, तो इसको बोलते हैं ब्लॉक पर्वत, इसको बोलते हैं ब्लॉक पर्वत, है ना, क्या बोलते हैं, ब्लॉक माउंटेन, इसको क्या बोलते हैं, ब्लॉक माउंटेन बोलते हैं, ये पॉइंट ध्यान रखें। तो वही है, वलन क्रिया का परिणाम क्या है, पर्वत निर्माणकारी बल, यानी इसके जरिए क्या होता है, पर्वतों का निर्माण हो रहा है, चाहे वो ब्लॉक माउंटेन हो रहे हो या वो आपके न्यू फोल्ड माउंटेन हो रहे हो। ठीक है, अगला देखिए राजस्थान, राजस्थान मरुस्थल या थार मरुस्थल विस्तार है किसका, तो अभिनव जमाव का और प्लिस्टोसीन का, इसका जमाव का ये कहीं ना कहीं उदाहरण देखने को मिलता है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब अगला आपका टॉपिक शुरू हो जाता है चट्टान, रॉक्स। ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से भी हर बार एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलते हैं, है ना। अब आइए देखें कौन कौन से पॉइंट हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। चट्टान के संदर्भ में बात करें जिसको हम लोग रॉक्स के नाम से जान रहे हैं। ठीक है जी, अच्छा अब सही कथन है वही, अब सही स्टेटमेंट क्या क्या है जरा समझिए। परतदार चट्टानें पृथ्वी की सतह पर जलीय तंत्र द्वारा निर्मित होती हैं। परतदार चट्टानों के निर्माण में पूर्व विद्यमान चट्टानों का क्षरण सम्मिलित होता है ना, यानी ये परतदार चट्टानें बनती चली गई, इसका मतलब कि कोई चट्टान पहले अस्तित्व में रही होगी, है ना, फिर ये कहीं ना कहीं इस शेप में सामने आई। परतदार चट्टानों में जीवाश्म होते हैं, इसमें हमें जीवाश्म देखने को मिलेंगे, और परतदार चट्टानें विशिष्ट रूप से परतों में पाई जाती हैं। ये कुछ स्टेटमेंट हैं जिनको आप लोग पॉइंट वाइज बना के लिख सकते हैं। जैसे पहला ये हो गया, परतदार चट्टानों के निर्माण में चट्टानों का क्षरण सम्मिलित होता है। दूसरा इसमें, दूसरा ये हो गया। तीसरा ये, इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। और चौथा पॉइंट ध्यान रख सकते हैं इसमें कि परतदार चट्टानें विशिष्ट रूप से परतों में पाई जाती हैं। ठीक है जी, अगला अब देखिए, अवसादी शैलों के लिए कथन सत्य है। अवसादी शैलों के लिए कौन सा कथन सत्य है, ये शैलें स्तरों में निक्षेपित होती हैं, कई स्तरों में ये बटी होती हैं जो अवसादी शैलें हैं। अवसाद मतलब क्या होता है कि जो हवाओं के द्वारा, नदियों के द्वारा बहाए लाकर जाए, मतलब लाए जाने वाला जो भी अवसाद, जो भी गाद है, उसके जरिए जो चीज़ें जमा हो रही हैं वो शैलों के स्तरों से निक्षेपित हो जाती हैं। ठीक है, अब देखिए बलुआ पत्थर एक परतदार चट्टान है, क्योंकि इसमें क्या होता है, क्योंकि ये पानी के नीचे बनती हैं, पानी के नीचे बनेगी तो बलुआ पत्थर परतदार चट्टान के रूप में सामने निकल के आ जाएंगी। ठीक है, अगला देखिए, आग्नेय चट्टानों के लिए, आग्नेय चट्टानों के लिए कथन सत्य है। अब ये क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दोनों ही होती हैं, ये क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दोनों ही देखने को मिलती हैं जो आग्नेय चट्टानें होती हैं। ठीक है, अगला देखिए, इसमें कॉन्ग्लोमरेट और ग्रेनाइट शैल और बलुआ पत्थर में से एक चट्टान में जीवाश्म नहीं पाया जाता है, जीवाश्म नहीं पाया जाता है, और ये किस में होता है, ये आग्नेय चट्टान में पाया जाता है। आग्नेय चट्टान का उदाहरण ग्रेनाइट इसके अंतर्गत आ जाता है। आग्नेय चट्टान, अगर आप लोग समझ पाएं कि आग्नेय चट्टान कैसे हो रही है, यानी इसका संबंध कहना कि आप ज्वालामुखी से भी समझ सकते हैं, है ना। देखिए आग्नेय चट्टान मतलब क्या है कि जो पृथ्वी के अंदर आंतरिक परतों में पाई जा रही हैं, बाहर नहीं आ पाई, जो लावा निकला बाहर वो बाहर नहीं आया, अंदर आंतरिक परतों में जम गया, उसको आग्नेय चट्टान के नाम से जाना जा रहा है। उसका एक उदाहरण ग्रेनाइट भी है। ठीक है, अब देखिए रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति होती है, तो जो आग्नेय चट्टान है और जो आपकी तलछटी चट्टान है उनसे इसकी उत्पत्ति होगी, यानी दोनों को मिल के जो उसका रूपांतरण हुआ है वो चीज। तो आग्नेय और तलछटी दोनों चट्टानों से इसकी उत्पत्ति देखने को मिलती है।
उसके बाद अवसादी चट्टान, अवसादी शैलों का जो उदाहरण है, अवसादी शैल मतलब वही जो मैंने आपको कहा कि नदियों के द्वारा, हवाओं के द्वारा जो बहाए लाकर जाने वाले हैं, वो कौन कौन है? एक तो बलुआ पत्थर हो गया, चूना पत्थर है और शैल, और भी कई सारे हैं। अभी मेजर यहाँ पे आप लोग 3 ध्यान रखें, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, बालू का पत्थर जिसको बोल रहे हैं, और शैल, ये इसके अंतर्गत आ जाते हैं। अब देखते हैं ज्वालामुखी। नेक्स्ट पॉइंट जो आपका रहेगा इसके अंतर्गत ज्वालामुखी, यानी अगर आप लोगों को बताया जाए, यहाँ पे जरा समझिए कि अगर ये पृथ्वी है ना, यानी पृथ्वी का अगर हम एक भाग यहाँ पे काउंट करें तो जो पृथ्वी की आंतरिक परतों में जो लावा निकल रहा है, यानी जो यहाँ पे तरल पदार्थ निकल रहा है जिसको हम लोग लावा के नाम से जान रहे हैं, है ना, लावा के नाम से जान रहे हैं। आपने कुछ देखा होगा, कुछ इस तरीके का शेप निकल के आता है, कुछ इस तरीके का शेप रहता है, आगे एक कीप सा बन जाता है ना। पृथ्वी की आंतरिक परतों से जो लावा बाहर निकल के आया, यही ज्वालामुखी का रूप ले लेता है, इसको बोलते हैं लावा। ठीक है जी, और यही कहीं ना कहीं आंतरिक परतों में जमा हुआ तो आंतरिक आग्नेय चट्टान, आंतरिक चट्टान के रूप में सामने आता है। जो बाहर आके जमा हो गया उसको बाह्य चट्टान के नाम से जान रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से, है ना। अब जरा इसमें समझिए आपको क्या ध्यान रखना है। ज्वालामुखी जो है, ज्वालामुखी शंकु अवशिष्ट पर्वत और मोनाडनॉक और अपर्दनाक जलप्रपात में से कौन एक मूल स्थल रूप है? तो वो कौन है? ज्वालामुखी शंकु है ना, ज्वालामुखी शंकु। यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ज्वालामुखी शंकु। इसकी शेप कुछ ऐसे रहती है, कुछ इस तरीके से रहती है। अब ये जो ज्वालामुखी शंकु पे जो बना हुआ है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्रेटर। इसको किस नाम से जानते हैं? इसको क्रेटर के नाम से जानते हैं। ज्वालामुखी का जो मुंह, जो जिसको कीप बोल रहे हैं, वो क्रेटर के नाम से जाना जा रहा है। ठीक है, अब देखिए, ज्वालामुखी से सबसे अधिक जो गैस निकलती है वो कौन सी है? वो जलवाष्प के रूप में सामने आती है। ज्वालामुखी से सबसे अधिक मात्रा में जो गैस निकलती है जलवाष्प के रूप में है। आपको यहाँ पे ये पॉइंट ध्यान रखना है। अब अगला देखें, पर्वत हैमाउंट पिनाटुबो और माउंट किलिमंजारो और माउंट ताल एवं माउंट कोटोपैक्सी में विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? माउंट कोटोपैक्सी है, ध्यान रखेंगे। कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है, माउंट कोटोपैक्सी। एक छोटा सा होमवर्क मैं आपको और दे रहा हूं, छोटा सा होमवर्क आप लोगों के लिए और है। वो क्या है कि माउंट कोटोपैक्सी किस महाद्वीप में है? माउंट कोटोपैक्सी किस महाद्वीप के देश में है? किस महाद्वीप के देश में है? ये छोटा सा होमवर्क है जो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। ठीक है जी। अच्छा, पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को क्या बोलते हैं? मैग्मा बोलते हैं। अभी मैंने आपसे कहा जो तरल पदार्थ बाहर आता है उसको बोलते हैं लावा, अगर वही अंदर जम गया तो उसको बोलते हैं मैग्मा। तो यानी पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को, जो पिघला हुआ पदार्थ पृथ्वी के अंदर है, उसको मैग्मा नाम से जाना जा रहा है। ये पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अब देखिए, लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को कहते हैं, क्या बोलते हैं? प्लूटोनिक चट्टानें। किस नाम से जाना जा रहा है? प्लूटोनिक चट्टानें बोल रहे हैं। यानी लावा का जो ठोस होने के फलस्वरूप जो पृथ्वी के अंदर निर्मित हो गया, जिसको आंतरिक चट्टान हम लोग बोल रहे हैं, उसको फाइनली क्या बोला जाएगा? प्लूटोनिक चट्टान के नाम से इसको जाना जाएगा। अब देखिए, माउंट एटना, माउंट एटना है एक ज्वालामुखी पर्वत है। यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है, मतलब ज्वालामुखी के जरिए जिन पर्वतों की उत्पत्ति हो रही है उनको हम लोग कहीं ना कहीं यहाँ पे बात कर रहे हैं। अच्छा, ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस ये स्थित है। कहाँ पे है? संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए में ये अवस्थित है। ज्वालामुखी पर्वत है माउंट सेंट हेलेंस। उसके बाद मौना लोवा एक सक्रिय ज्वालामुखी है। कहाँ पे पड़ता है ये? हवाई द्वीप में, यूएसए का है। ठीक है जी। यानी दो प्रकार के ज्वालामुखी पर्वत देखने को मिलते हैं, एक सक्रिय और एक निष्क्रिय। एक सक्रिय और एक निष्क्रिय। ठीक है जी। तो ये दो ज्वालामुखी देखने को मिलते हैं, जिसमें सक्रिय जो मतलब एक्टिव है, जहाँ पे हमेशा लावा फूट रहा है, बार बार बाहर आ रहा है, मैग्मा अंदर जम रहा है, तो वो सारी चीजें कहाँ? सबसे सक्रिय ज्वालामुखी मोना लोवा, इसका नाम आपसे पूछा गया है। ये कहाँ है? हवाई द्वीप में। एक नाम और पूछा जाता है जिसका नाम है फ्यूजियामा ज्वालामुखी। ठीक है जी। तो ये कहाँ पड़ता है? ये फ्यूजियामा ज्वालामुखी कहाँ पड़ता है? ये भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, कुछ वर्कआउट आप लोगों को अपने एंड से करना है, सो दैट आप उसको लंबे समय तक याद रख पाएं। ठीक है, अगला देखिए, आकार की दृष्टि से पृथ्वी पर सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है। कौन है? हवाई द्वीप में है। अभी जो हम लोगों ने बात करी, मौना लोवा।
यानी आकार की दृष्टि से बात करें तो पृथ्वी पे सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है। ये पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है, मोना लोआ। उसके बाद सक्रिय ज्वालामुखी है, अब जैसे देखिए कोटोपैक्सी भी है, एटना है, फ्यूजियामा मैंने अभी आपको नाम बताया, और विजुवियस, ये सब कहीं ना कहीं सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। अफ्रीका महाद्वीप की बात हो रही है। अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलीमंजारो अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? तंजानिया में। देखिए इस तरीके के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जैसे मैंने आपसे कहा कौन सी लोकेशन पे है वो ध्यान रखें, ठीक है, कौन से देश कौन से महाद्वीप के अंतर्गत आ रहा है, इस तरीके के प्रश्न। जैसे आपने एक पॉइंट यहाँ पे देखा कि अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर है माउंट किलीमंजारो, ठीक है, और कहाँ पड़ता है? फिर तंजानिया में, अफ्रीका महाद्वीप के तंजानिया में है, ठीक है। अगला देखिए किलीमंजारो है एक कैसा, क्या है? ये आग्नेयगिरी है, यानी वॉल्केनो है, ज्वालामुखी पर्वत है किलीमंजारो, यहाँ पे ध्यान रखेंगे। उसके बाद ज्वालामुखी जिसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, वो है क्या है? स्ट्रोम्बोली के नाम से जाना जा रहा है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, ठीक है, भूमध्य सागर। देखिए ये आपका यूरोप है, ठीक है, और यहां से स्टार्ट हो जाता है अफ्रीका महाद्वीप। एक रफली डायग्राम बना रहे हैं हम लोग, ये अफ्रीका महाद्वीप हो गया, ये यूरोप महाद्वीप हो गया, और इसके मध्य जो आप देख पाते हैं ये है आपका भूमध्य सागर, यहाँ पे अवस्थित है भूमध्य सागर। आप मैप में देखेंगे बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन आपको वहाँ पे हाईलाइट कर लेनी है, ठीक है जी। भूमध्य सागर के आगे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखने को मिलता है लाल सागर, यहाँ पे देखने को मिलता है लाल सागर। और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से निकल के आता है, वो क्या है कि भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन सी नहर जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन सी नहर जोड़ती है? स्वेज नहर जोड़ती है। ये पॉइंट यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, स्वेज नहर इसको जोड़ रही है, ये पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखें, ठीक है। और भूमध्य सागर का, इसी भूमध्य सागर की बात हो रही है, इसका प्रकाश स्तंभ किसको बोला जा रहा है? लाइट ऑफ मेडिटेरियन सी, इस तरीके की शब्दावली भी पूछी जा सकती है, तो वो है स्ट्रोम्बोली, ठीक है। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करें। अगला पॉइंट देखिए, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? कियालू है। अगर सबसे बड़ा बोला जाए तो मोना लोआ है, ठीक है, हवाई द्वीप में ये भी पड़ता है, और सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है, यहाँ पे पॉइंट आप लोग ध्यान रखें, ठीक है जी। अब हम लोग बात करते हैं चट्टान के ठीक आगे। देखिए ज्वालामुखी यानी अगर भूकंप की बात करें तो वो ज्वालामुखी को लाने में भी कहीं ना कहीं उसकी भूमिका अदा कर रहा है। अगर हम लोग बात करें चट्टानों के निर्माण में, पर्वतों के निर्माण में, तो भूकंप की कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंस यहाँ देखने को मिल रही है। और यहाँ से देखिए किस किस तरीके के पॉइंट आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। भूकंप, अर्थक्वेक के नाम से जिसको आप लोग जान रहे हैं। अब जरा यहाँ पे समझिए कि भूकंप के समय जिन तरंगों का उद्भव होता है वो कौन सी हैं? पीएसएल के नाम से जाना जाता है। पी का मतलब है प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव, और लव वेव जिसको बोलते हैं सरफेस वेव के नाम से भी इसको जाना जाता है। यानी अगर ये पृथ्वी है, अगर कहीं पे भूकंप आया है और इस भूकंप का जो ऊपर का केंद्र होगा इसको बोलते हैं एपिक सेंटर। क्या बोलते हैं? एपी सेंटर, नाम सुने हैं, इसको बोलते हैं एपी सेंटर। और यहाँ से सबसे पहले जो उत्पत्ति होगी वो प्राइमरी वेव की होगी, फिर सेकेंडरी वेव की, और फिर लव या जिसको सरफेस वेव बोल रहे हैं जो सतह पे चलेगी कहीं ना कहीं, ठीक है जी। तो तीन प्रकार की तरंगों का यहाँ पे प्रादुर्भाव होता है। कौन है? प्राइमरी, सेकेंडरी, और जिसको लव या सरफेस वेव के नाम से जाना है तो पीएसएल आप शॉर्ट में इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। अब अगला रिंग ऑफ फायर का संबंध है। रिंग ऑफ फायर है ना, भूकंप से है और ज्वालामुखी से है और प्रशांत महासागर से है। ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है। प्रशांत महासागर, देखिए एक जैसे अगर आप लोग ये देखते हैं, ग्लोब देखते हैं, ये आपका भूमध्य सागर हो गया, भूमध्य रेखा हो गई, और कहीं ना कहीं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप कहीं ना कहीं यहाँ पे देखेंगे आप लोग, और प्रशांत सागर यहाँ पे फैला हुआ है। प्रशांत सागर यहाँ पे है, प्रशांत सागर यहाँ पे है, और ये आपका हो गया दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। तो ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है, ये कहीं ना कहीं किस नाम से जाना जा रहा है? रिंग ऑफ फायर। तो कहाँ मिल रहा है? प्रशांत महासागर में मिल रहा है। ये पॉइंट ध्यान रखें। उसके बाद रिंग ऑफ फायर का संबंध किससे? भूकंप से भी है, ज्वालामुखी से भी है, तभी वहीं पे वलय बार बार बन रहा है। अब अगला देखिए सत्य कथन। सत्य कथन है भूकंप की तीव्रता को मेरकैली स्केल पर नापा जाता है। भूकंप की तीव्रता को किस स्केल पर नाप रहे हैं? तो मेरकैली स्केल पे इसको नाप लिया जाता है। भूकंप का मैग्नीट्यूड, विमुक्त ऊर्जा की माप, भूकंप के मैग्नीट्यूड, भूकंपी तरंगों के
आयाम के सीधे मापनों पर ये आधारित होता है। ठीक है जी। उसके बाद देखिए रिक्टर पैमाना, रिक्टर पैमाने का उपयोग नापने के लिए किया जाता है भूकंप का परिणाम, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड यानी इससे पहले वाला जो पॉइंट देखे आप कि भूकंप की तीव्रता यानी उसकी इंटेंसिटी क्या थी, कितनी तीव्र गति से वो आया, उसके लिए हम मर्केली स्केल का प्रयोग करते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर हमें नापना है कि भूकंप नापने के लिए कि भाई भूकंप था या नहीं था, तो उसके लिए हम लोग रिक्टर स्केल का प्रयोग कर रहे होते हैं। 2 स्केल यहाँ पे ध्यान रखेंगे। ठीक है जी। उसके बाद देखिए सिस्मोमीटर, सिस्मोमीटर मापता है, तो ये भी भूकंप को ही मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है। सुनामी, सुनामी शब्द है, सुनामी शब्द है, कैसा शब्द है, किस देश का शब्द है, तो ये जापानी भाषा का शब्द है। यहाँ पे पॉइंट ध्यान रखें, सुनामी है ना। हालांकि उसका अंग्रेजी वर्जन देखें आप लोग, अंग्रेजी शब्दों को देखें तो टी से शुरू हो रहा है, लेकिन उच्चारण उसका सुनामी के नाम से किया जा रहा है। ठीक है। जापान का वह शहर जिसने विध्वंसकारी सुनामी एवं नाभिकीय विकिरण का सामना किया था, कौन है, फुकुशिमा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। और बहुत भयंकर विध्वंसकारी सुनामी वहां देखने को मिला और भारी मात्रा में तबाही देखने को मिली। कौन सा शहर है जापान का, कौन सा सिटी है, तो फुकुशिमा यहाँ पे ध्यान रखेंगे। ठीक है जी। चलिए अगला देखें, भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिम प्रदेश भूकंप ग्रहणशील है, जिसका कारण है प्लेट टेक्टोनिक क्रिया। प्लेट टेक्टोनिक क्रिया यहाँ पे ध्यान रखेंगे। आप देखते हैं कि अधिकांश अभी जैसे गुजरात में एक बार आपने सुना होगा भूकंप आया है ना, तो उसके पीछे का कारण क्या है, प्लेट टेक्टोनिक क्रिया। अब जरा ये समझिए कि ये जो भारत का ये वाला रीजन है, ये तो इसका महाद्वीपीय प्लेट यानी ये आपकी सतही प्लेट हो गई है ना। एक है जलीय प्लेट, ये इधर पूरा समुद्र है, अरब सागर आप देखते हैं, तो ये महासागर की प्लेट है, महासागर की प्लेट है, और ये महाद्वीपीय प्लेट है, महाद्वीपीय प्लेट है। और जब इन दोनों का आपस में टकराहट होगा तो कहीं ना कहीं यहाँ पे प्लेट टेक्टोनिक वाला मामला कंसेप्ट कार्य कर रहा होगा, जिसके चलते उत्तर पश्चिम जो रीजन है भारत के संदर्भ में वो भूकंप ग्रहणशील हो जाता है और प्लेट टेक्टोनिक उसके पीछे ये कार्य कर रहा है। ठीक है। आइए अगला देखें, पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपी तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है वो क्या कहलाता है, अधिकेंद्र। मैंने आपको बताया एपिसेंटर, जहां से भूकंप की उत्पत्ति हो रही है, ठीक उसके ऊपर वाला जो हिस्सा है वो एपिसेंटर यानी अधिकेंद्र कहलाता है, और वहीं से हम भूकंपी तरंगों को सबसे पहले रिकॉर्ड कर पाते हैं। फिर उसकी इंटेंसिटी क्या रही, कितने डिस्टेंस तक वो गया, वो सारी चीजें है ना। कोकोस प्लेट किनके मध्य पाई जाती है, कोकोस प्लेट एक मध्य अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के मध्य ये पाई जाती है। वही मैप से आपको रिलेट करना है ना। जो महासागरीय प्लेट है और जो मध्य अमेरिका वाला रीजन है वहां पे कौन सी प्लेट पाई जा रही है, कोकोस प्लेट पाई जाती है। यहाँ पे पॉइंट ध्यान रखें। उसके बाद देखिए भूकंपी छाया क्षेत्र जो है से संबंधित सही कथन है, एक भूकंप का छाया क्षेत्र दूसरे भूकंप के छाया क्षेत्र से सर्वथा भिन्न होगा। जाहिर सी बात है, अलग अलग भूकंप की इंटेंसिटी अलग होगी, उसकी तीव्रता अलग होगी, जिसके चलते जो उनका छाया क्षेत्र होगा वो हमेशा भिन्न देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है जी। और ये सब हो क्यों रहा है, भूकंप क्यों आ रहा है, कहीं ना कहीं प्लेट विवर्तन की सिद्धांत उसके पीछे काम कर रहा है। क्योंकि नीचे पृथ्वी जैसे जैसे पृथ्वी का मूवमेंट होगा है ना, चट्टानें एक दूसरे से टकराएंगी, चाहे वो महाद्वीपीय चट्टानें हो चाहे वो महासागरीय चट्टानें हो। जब वो टकराएंगी तो उसके टकराहट से कहीं ना कहीं भूकंप की उत्पत्ति हो रही है, ज्वालामुखी की उत्पत्ति हो रही है, पर्वतों का निर्माण हो रहा है, ये सारी चीजें। ठीक है। अच्छा, अब भूकंप अधिकेंद्र से 105 डिग्री और 145 डिग्री के बीच का जो क्षेत्र है वो प्राइमरी वेव को डिनोट कर रहा होता है, और जो एस तरंगों के लिए उस छाया क्षेत्र के लिए यहाँ पे कहना है कि संदर्भित होता है 105 डिग्री से लेकर 145 डिग्री का जो बीच का क्षेत्र है। ठीक है। अब बात करते हैं महाद्वीपों के संदर्भ में। अब जरा एक चीज समझिए, एक छोटा सा मामला यहाँ पे समझें कि अगर मैंने आपसे कहा कि भाई कोई महाद्वीप है, एक सबसे बड़ा क्षेत्र हो गया, अब इसी महाद्वीप के अंतर्गत देश हैं, इसी महाद्वीप के अंतर्गत देश हैं और इन्हीं देशों के अंतर्गत शहर हैं, इन्हीं देशों के अंतर्गत शहर हैं। ठीक इसी के अपोजिट अगर मैं बात करूं, महाद्वीप जो एक बड़ी संकल्पना है उसके अंतर्गत तमाम देश हैं, जैसे एशिया है, अफ्रीका है, दक्षिण अमेरिका, सब के नाम आप परिचित हैं इनसे। वहीं पर अगर मैं बात करूं महासागरों की, अगर मैं बात कर रहा हूं महासागरों की, तो महासागरों में सागर हैं,
महासागरों में सागर पाए जाएंगे। महाद्वीप में देश पाए जाएंगे तो महासागर में सागर। अब देशों में शहर हैं तो सागर में क्या पाया जाएगा? सागर में पाया जाएगा खाड़ी। सागर में पाया जाएगा खाड़ी, ठीक है, जिसको बे भी बोलते हैं, जैसे बे ऑफ बंगाल, जिसको हम बाइट के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम लोग गल्फ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है जी, ये थोड़ा सा छोटा सा कंसेप्ट आप लोग ध्यान रखें। तो इसी वे में आपको प्रिपेयर करना होता है कि अगर हम महाद्वीप की बात कर रहे हैं तो उसमें कौन कौन से देश हैं, किनका संबंध, कौन सी कर्क रेखा मकर रेखा इनसे संबंध रख रहा है, कौन सा देश चर्चा में चल रहा है, उसको करंट अफेयर्स से भी रिलेट कर सकते हैं, ये वाला मामला। उसके अंतर्गत कौन सा शहर है, ये सारी चीजें। अब वही महासागर, महासागर में कौन सा सागर, ठीक है, उसके बाद कौन सी खाड़ी, कौन सा बे है, कौन सा बाइट है, कौन सा गल्फ, यानी ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आ जाती हैं। ठीक है जी, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं। अच्छा, एक शब्द और आपके सामने था, जल डमरू मध्य। याद आ रहा है कुछ? जल डमरू मध्य, जल डमरू मध्य। अब इसका मतलब क्या होता है जरा ये समझिए। जल डमरू मध्य, जिसको जल संधि के नाम से भी जानते हैं, है ना। तो अब जरा ये समझिए, जल डमरू मध्य के अंतर्गत होगा क्या? जैसे ये दो क्षेत्र हैं, जैसे एक भूमि ये है, मैंने आपको कहा ये भूमि है, एक भूमि ये है और एक भूमि ये है, ठीक है जी। और ये दोनों भूमियां जल से घिरी हुई है, ये दोनों भूमियां जल से घिरी हुई है, ठीक है जी। ऐसे समझिए, दोनों भूमियां जल से घिरी हुई हैं। तो जल डमरू मध्य का काम क्या होगा? यहाँ पे जल डमरू मध्य का काम क्या होगा कि दो जलधाराओं को जोड़ेगा। मैंने क्या कहा? जल डमरू मध्य का काम क्या है? दो जलधाराओं को जोड़ना, ठीक है जी। और दो स्थलों को अलग करना, इन दोनों को ये अलग कर रहा होगा, दो स्थलों को अलग करना। आप लिख सकते हैं इसमें दो स्थलों को अलग करना, ठीक है जी। तो यहाँ पे पॉइंट ध्यान रखें, जल डमरू मध्य के संदर्भ में। आगे इसमें और चीजें आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करें। देखिए पहला पॉइंट समझे यहाँ पे, वह महाद्वीप जिसमें देशों की संख्या अधिकतम है। कौन सा महाद्वीप है जिसमें देशों की संख्या सबसे ज्यादा है? अब सबसे बड़ा महाद्वीप तो एशिया है, तो अब एशिया सोच के एशिया आंसर नहीं लगा देंगे, ध्यान से समझिए। अफ्रीका महाद्वीप है ना, अफ्रीका महाद्वीप जिसमें 54 देश काउंट किए गए हैं। तो सर्वाधिक देशों की संख्या कौन से महाद्वीप में है? आपका अफ्रीका। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो वो है एशिया। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। अब एशिया में कितने देश हैं? वही एक छोटा सा फिर होमवर्क, जो मैं होमवर्क दे रहा हूं उनको जरूर नोट करेंगे एक पॉइंट बना के अलग से, और जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, महाद्वीपों का क्षेत्रफल के अनुसार सही अवरोही क्रम बताइए। सही अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में बताना है। सबसे बड़ा कौन सा है? एशिया। अफ्रीका दूसरे नंबर पे, उत्तरी अमेरिका तीसरे नंबर पे, दक्षिण अमेरिका चौथे नंबर पे, अंटार्कटिका पांचवें पे, यूरोप 6 पे और ऑस्ट्रेलिया 7वें नंबर पे है। और नोट डाल के एक पॉइंट लिखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट डाल के एक पॉइंट लिखेंगे। यहाँ पे नोट डालकर एक पॉइंट लिखेंगे। 2017-18 में 8वां महाद्वीप झील इंडिया 8वां महाद्वीप झील इंडिया प्रशांत महासागर में खोजा गया है। प्रशांत महासागर में खोजा गया है, ठीक है जी। प्रशांत महासागर में खोजा गया है। तो यहाँ पे पॉइंट ध्यान रखना है कि 2017-18 में 8वां महाद्वीप है झील इंडिया, जो कहाँ खोजा गया? प्रशांत महासागर में। और इसमें यही प्रश्न बनेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा 8वां महाद्वीप या जिसको 8वें महाद्वीप की संज्ञा दी गई है? तो नाम ध्यान रखना है झील इंडिया, ठीक है जी, झील इंडिया। चलिए इसका क्रम भी ध्यान रखना है, किस क्रम में ये अवरोही क्रम में लगे हुए हैं, ये पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखें। अगला पॉइंट देखिए इसमें, विश्व के दो सबसे छोटे महाद्वीप। विश्व के दो सबसे छोटे महाद्वीप, अभी आप लोगों ने देखा लास्ट के 2 हैं, उसी को आप लोग हाईलाइट कर देंगे, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप। कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया यूरोप, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखें। उसके बाद महाद्वीप जिसमें प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक है। प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक है, कौन सा महाद्वीप है? तो ऑस्ट्रेलिया, ध्यान रखना है। ऑस्ट्रेलिया आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। एक रफली डायग्राम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का देखें
तो कुछ इस तरीके से आप लोग ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का डायग्राम देख पाएंगे, कुछ इस तरीके से है। अब यहाँ पे आप देखेंगे विश्व का सबसे बड़ा, आप देखेंगे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, है ना, मैंने आपसे कहा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया में, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, है ना, चौथे नंबर का सबसे बड़ा, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला चौथे नंबर की, यहाँ पे ध्यान रखना है। अब इसके चलते होता क्या है कि जो भी बादल आते हैं वो यहाँ पानी बरस नहीं पाते, यानी जिसके चलते ये वाला रीजन, ये पश्चिम वाला रीजन कहीं ना कहीं शुष्क देखने को मिलता है, पश्चिम वाला रीजन शुष्क देखने को मिलता है, और ये वाला रीजन थोड़ा सा हरियाली वाला है, लोग बाग यहाँ रह रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं प्रति व्यक्ति जो भूमि है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है ऑस्ट्रेलिया में, यही कारण है इसके पीछे का। क्लियर है जी यहाँ तक? उसके बाद वह महाद्वीप जो संसार में सर्वाधिक माध्य ऊंचाई वाला है, तो दक्षिणी ध्रुव में है, दक्षिणी ध्रुव में अंटार्कटिका, सर्वाधिक माध्य ऊंचाई वाला अंटार्कटिका। ठीक है, अब देखिए दिए गए मानचित्र में 1, 2, 3, 4 से चिन्हित भौतिक क्षेत्र क्रमशः हैं। अब देखिए भौतिक क्षेत्र क्रमशः हैं। अब यहाँ पे ये जो पहला वाला पॉइंट मेंशन है, ये पहला वाला पॉइंट, ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज, है ना। और ये कौन सा महाद्वीप देख रहे हैं आप? ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप देख रहे हैं आप लोग, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप आप लोग इसको देख रहे हैं। ठीक है जी। उसके बाद देखिए दूसरे नंबर पे ये ब्राजील है ना, ब्राजीलियन शील्ड है, ब्राजीलियन शील्ड के नाम से इसको जाना जा रहा है क्योंकि ब्राजील कहीं ना कहीं यहीं अवस्थित है। उसके बाद आप देखेंगे जो ये थर्ड वाला रीजन है, इधर देखेंगे फ्रेंच गुयाना, है ना, तो गुयाना हाईलैंड के नाम से इसको जाना जा रहा है, गुयाना हाईलैंड, गुयाना उच्च भूमि के नाम से आप लोग इसको कह सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद चौथा रीजन है, आप देखेंगे यहीं पे एंडीज पर्वत से अमेज़न नदी निकल जाती है, तो ये अमेज़न बेसिन वाला रीजन कहीं ना कहीं सामने आ जाता है। चौथा रीजन कौन सा है? अमेज़न बेसिन। ठीक है। बाकी फिर इधर आप अर्जेंटीना देखते हैं, ये आपका इधर रीजन चिली हो गया, जिसकी राजधानी, चिली की राजधानी सैंटियागो। इधर देखेंगे पेरू, लीमा हो गया। इस तरीके से सभी देश कहीं ना कहीं इसके अंतर्गत बटे हुए हैं और यही आपसे नंबरिंग पूछा गया है। ठीक है जी। उसके बाद एटलस पर्वत अवस्थित है। एटलस पर्वत कहाँ है? उत्तर पश्चिम अफ्रीका में, यहाँ पे पॉइंट ध्यान रखना है। फिर देखिए वह महाद्वीप जिसमें उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक देखने को मिलता है वो है यूरोप। ठीक है। बोर्निया, ग्रेट ब्रिटेन, मेडागास्कर, सुमात्रा द्वीप, ये क्षेत्रफल में सबसे बड़ा इनमें कौन सा है? तो वो है बोर्निया। बोर्निया क्षेत्रफल में इनमें सबसे, ऑप्शन के अनुसार, विकल्प के अनुसार आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। ठीक है। अब वहीं पे देखिए सही सुमेलन आपसे पूछा जा रहा है, स्थलाकृति है और महाद्वीप है। यानी अकांकागुआ की बात करें तो ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है, मेसेटा की बात करें तो यूरोप में है, और सेरेंटेगी की बात करें मैदान की तो अफ्रीका में है, और गिब्सन डेजर्ट है ऑस्ट्रेलिया में। गिब्सन और सिम्पसन भी नाम ध्यान रखेंगे, सिम्पसन, ग्रेट सैंडी जो एग्जाम में कई बार देखने को मिलते हैं, ये सब डेजर्ट हैं, कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया के हैं। ये पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो आज के सेशन में इतना ही, और नेक्स्ट सेशन में हम लोग यहीं से कंटिन्यू कर रहे होंगे और समझ रहे होंगे नए पहलुओं को और नए बिंदुओं को जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है जी। उम्मीद कर रहा हूँ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। प्रॉपर इसको बार बार देखिएगा, कोई चीज़ आपको कंफ्यूज लगे बार बार रिवाइज कीजिएगा और अपने सभी मित्रगणों में इसको शेयर कर दीजिएगा। ठीक है। तो मिलते हैं फिर आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ नाइस टाइम। जय हिंद।